इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और आपको हम बताते चले कि हमारे साथ डीआईजी सुनील कुमार हैं। उनसे जानते हैं और बातचीत करेंगे जो आज के युवा खास करके सीआरपीएफ में आना चाहते हैं, उनके लिए यह क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले सर, चूँकि क्रिसमस भी है कल, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको तथा पूरे देशवासियों को जी, क्रिसमस और आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। जी, और जैसा कि आपने कहा कि आज के युवाओं के लिए सीआरपीएफ में क्या अपॉर्चुनिटी है, जी, उस संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगा कि सीआरपीएफ जो है सीएपीएफ का एक पार्ट है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का, जिसके अंतर्गत सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल पूरा आता है। सीआरपीएफ की जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपको सीआरपीएफ की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत है। जी, सीआरपीएफ वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको पूरा निकलेगा कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है, उसका फॉर्म भरने का डेट कब है, लास्ट डेट कब है, क्या क्या एग्जाम्शंस होगा, कैसे कैसे होगा, सारा चीज़ उसमें लिखा होता है। जी, उसके लिए आपको उसमें कांस्टेबल जीडी का भर्ती होता है, ट्रेड्समैन का होता है, ट्रेड्समैन में होता है ड्राइवर, कारपेंटर, धोबी, कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के ऊपर आता है फिर असिस्टेंट कमांडेंट। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल कैडर में होता है एचसीएम, एएसआईएम, एएसआई स्टेनो, क्योंकि इसकी भर्ती अभी चल ही रही थी, अभी उसका भी मेडिकल वगैरह चल रहा है अभी। जी, तो इसके लिए आप वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं कि आप किस जॉब के लिए अपने आप को उपयुक्त पाते हैं, उस आधार पर आप अपने आप को करें। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको बहुत सारे गाइड्स मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारी कोचिंग चलती है इसके लिए, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप उसका सहारा लेकर के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए मैं गुरु मंत्र देना चाहूँगा जी, किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए, जी, 3D एंड 1W विथ 1D, यानी 3D एंड 1W की ज़रूरत पड़ती है। डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, डिसिप्लिन के साथ। अगर ये 4-5 चीज़ों का समावेश आपके ज़िंदगी में है तो आप ज़िंदगी का कोई भी कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले मनुष्य को अपने अंदर क्या उसके कैपेबिलिटी है उसको पहले आंकना चाहिए। नहीं कोई कह दिया कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भर दो, कोई कह दिया यूपीएससी के लिए भर दो, पहले हम अपने आप को देखिए, हम कहाँ हैं, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहने का मतलब सर कि आपकी क्षमता के अनुसार। हाँ, क्षमता के अनुसार आप अपने आप को आकलन करें जी, और उसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करें। उसके लिए सबसे पहले होता है कि रिटन टेस्ट होता है आजकल। जी, भर्ती में सबसे पहले होता था दौड़, जी, अब हो गया रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में आपको क्वालिफाई करते हैं, आपको कॉल लेटर जाता है, फिर आपका मेडिकल होता है। पहले डीएमबी होता है कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, डिटेल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है। फाइनली जब आप सिलेक्ट होते हैं तो पैनल बनता है। पैनल में जो मेरिट लिस्ट ऊपर आते हैं उनको पहले कॉल लेटर जाता है। कुछ सीट्स रखे जाते हैं रिजर्व में कि कोई मेडिकल में अनफिट हो गया तो उस नीचे से इसको कॉल किया जाता है। लेकिन बहुत लोगों के अंदर में ये एक भावना बैठी हुई है कि पैरवी चलता है। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पैरवी कहीं नहीं चलता है। हम कोई भी फोर्स में बंदा आता है वो अपनी मेरिट पे आता है, जी, अपनी काबिलियत पे आता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं करना चाहिए। जी। लोग कहते हैं सर कि आप पैरवी की बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि आर्मी हो या सीआरपीएफ हो, बंद कमरे में उसका पैरवी चलता है। इससे कितना आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इससे। किसी भी कमरे बंद कमरे में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गलतफहमी लोग अपने दिमाग से निकाल दें। जी, हर व्यक्ति अपने मेरिट पे ही फोर्स में आता है, ऐसे कहीं कोई पैरवी नहीं चलती है इसमें। जी। अगर आपकी जर्नी की बात हम करें, कैसे आप सीआरपीएफ में गए? क्या आपका पहले मकसद क्या था कि सीआरपीएफ में ही जाने का इरादा था कि कुछ और? मैं एक बार बड़ा एक इसके बारे में बताना चाहूँगा। जी, एक मेरे साथ बड़ा अच्छा फॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। जी, मैं मुसल्लमपुर हाट का निवासी हूँ। जी, बगल में मोनू हक स्टेडियम है, जी, तो यहाँ से हार्डली 10 मिनट का रास्ता है। हम लोग वहाँ क्रिकेट खेलने जाया करते थे बचपन में। जी, तो वहाँ सीआरपीएफ के जवानों से मेरी बातचीत होती थी। जी, एक दिन उन्होंने अपने लंगर में जाकर मुझे खाना खिलाया, जी, दाल हमको बड़ा पसंद आया उसका। तब मैंने उसमें सोचा काश मैं भी सीआरपीएफ में होता, और फॉर्चुनेटली आज मैं सीआरपीएफ में हूँ। जी, वहीं हमने जब एग्जामिनेशन दिया तो पहले मैं रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया था, तो वहाँ मिस्टर RS चीमा उसमें 2IC हुआ करते थे, कमांडेंट के चार्ज में थे। उनसे मैंने जाके कहा सर ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे कुछ गाइडलाइन दी। उन्होंने गाइडलाइन भी दिया, उन्होंने एक पीटीआई दिया उन्होंने कि इसको ट्रेनिंग कराइए इनको, ताकि ये फिजिकल पास कर सके। उनके उनके आशीर्वाद से हमने वहाँ पर सब कुछ दौड़ फान के प्रैक्टिस की और आज हम सीआरपीएफ भर्ती हुए।
सीआरपीएफ में मैं 1 दिसंबर 1994 को भर्ती हुआ था। जी, मेरी ट्रेनिंग नीमच मध्य प्रदेश में हुई थी। जी, 2 साल की ट्रेनिंग प्लस कमांडो ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग प्लस कमांडो ट्रेनिंग थी। उसके बाद हम लोगों ने 96 में अप्रैल में हमने अपनी जॉब ज्वाइन किया। कुछ महीनों के लिए मैं रैपिड एक्शन फोर्स इलाहाबाद में रहा। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई कश्मीर में। जब कश्मीर 115 बटालियन सीआरपीएफ में हुई थी, जब वहाँ पर टेररिज्म पिक पे था एकदम, जी, तो वहाँ हमने देश में शांति बहाली के लिए अपने काफ़ी ऑपरेशंस किए और उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने सफलता ही पाई। ऑन प्रमोशन मेरी पोस्टिंग हुई 100 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स अहमदाबाद में 1999 मई में। वहाँ जाने के बाद वहाँ का 2 मेन हाइलाइट्स रहा हमारे लिए। वो था 2001 में भूकंप और 2002 में गोधरा कांड। जी, तो भूकंप के दौरान हम लोगों ने अहमदाबाद के संगमरमर कॉम्प्लेक्स से 74 लोगों की ज़िंदगी हम लोगों ने, हमारे टीम और हमारे जवानों ने मिल करके मलबे के अंदर जाकर 74 लोग हम लोगों ने बचाया, सुरक्षित निकाला और करीब 50-52-54 डेड बॉडी हम लोगों ने निकाले उसमें से। उसका हाईलाइट्स ये था कि 12 वर्ष की बच्ची थी पृथा देसाई। वो भागते समय पोर्टिको में गिर गई थी। कार के ऊपर, बोनट के ऊपर उसका हाथ गया, ऊपर से पिलर गिर गया। तो दबी रही। उसको पता करते करते हम लोगों ने उसको वहाँ तक पहुँचे। तो उसके, अगर नज़दीक से पिलर तोड़ते हैं तो वो भी गिरेगी, हम लोग फंस जाएंगे। दूसरी तरफ से जाके हम लोगों ने उसका हाथ काट करके डॉक्टर के साथ जाके माइनर ऑपरेशन करके निकाला उसको। और उससे मालूम हुआ कि उसको उस समय 2001 का उसको राष्ट्रपति से पेंटिंग का पुरस्कार मिला था उसे। उसके बाद हम लोगों ने जब गोधरा कांड जब फ्लेयर अप हुआ, तो हमने अपने कमांडेंट साहब से बोला कि मुझे सूरत भेजिए, क्योंकि मैं वहाँ फेडराइज हूँ पुलिस सारी, वहाँ की मीडिया से और जनता से, पुलिस प्रशासन से मेरा सारी जनता के साथ कंट्रोल करके हम लोगों ने उसको सिचुएशन को कंट्रोल किया। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उस समय हम लोग से मिले, उन्होंने हम लोग को शाबाशी भी दी। उसके बाद हमारी पोस्टिंग हो गई वहाँ से असम। 1 साल वहाँ असम में रहे, नौगांव में। जी, पुनः कमांडेंट बनने के बाद 2IC बनने के बाद हम चले गए हम कानकेर डिस्ट्रिक्ट, जी, जो अनौधूर नक्सल क्षेत्र है। वहाँ करीब 3 साल हमने सर्विस की अपनी दी। बहुत सारे नक्सल ऑपरेशन किए और नक्सलिज्म को कंट्रोल करने में हम लोगों ने सरकार के साथ, सरकार को मदद करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। वहाँ टेंडर पूरा हुआ हमारा, तो हमें फिर ग्रुप सेंटर गुवाहाटी में पोस्ट किया गया। लगभग 1 साल वहाँ रहे। फिर ऑन प्रमोशन कमांडेंट बन के मैं 195 बटालियन बारसूर दंतेवाड़ा में हम ज्वाइन किया हमने, जी, जो कि जहाँ से अबूझमार स्टार्ट होता है। जी, उस समय मेरी यूनिट 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में थी। डिप्लॉयमेंट था उसका दंतेवाड़ा, उसके बाद आपको बीजापुर और सुकमा में। वहाँ पर अपने आप निकलना या कोई सामान मंगाना ही अपने आप एक ऑपरेशन है। कैसे अपने फोर्स को सेव करते हुए लेके आते हैं जाते हैं, दैट इज़ द बिग अचीवमेंट। ईश्वर की कृपा से हम 3 सवा 3 साल वहाँ रहे। हमारे किसी भी जवान को, किसी को स्क्रैच भी नहीं आया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हो या ऑपरेशनली हो। हमारे काम से प्रभावित होकर तत्कालीन डीजीपी महोदय के विजय कुमार साहब ने मेरी पोस्टिंग वैष्णो देवी में की। तो 2012 जून से 2016 जून तक हम वैष्णो देवी में देश की सेवा के साथ साथ मानव सेवा का मुझे मौका मिला, हमने किया वहाँ पर में। जी, और अब मेरी पहली ब्रीफिंग हमारे जवानों को, मैंने अफसरों को दिया था कि हम लोग यहाँ पे देश की सेवा कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मानव सेवा करने का हमें मौका मिला है। हम सब मिल करके एक अभियान के तहत मानव सेवा करें। सबने अच्छा कार्य किया वहाँ पर में, जिस कारण मेरे साथ साथ हमारी यूनिट का नाम पूरे देश में काफ़ी विख्यात हुआ। जी, और उसके साथ साथ हमने वहाँ पे पहले 3 महीने में वहाँ पे हार्ट अटैक से करीब 70-80 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो हमने अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर हमारी यूनिट के थे डॉक्टर अब्दुल नजर, जी, उनसे मैंने बात की कि भाई ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि अभी इसे हम कुछ कंट्रोल किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके इसको। तो उन्होंने बताया कि सॉर्बिट्रेट और इक्विस्प्रिन मेडिसिन खरीद दीजिए, हम सारे जवानों को ब्रीफ कर देंगे कि कोई अनकॉन्शियस हो उनको पूछ करके उनको मेडिसिन दे, ताकि वो डेथ नहीं हो, इवैक्यूएट करके चलाया जा सके, जिंदगी बचाई जा सके। इस कारण काफ़ी कंट्रोल किया जा सका और ड्रेस्टिकली चला जाए डेथ के केसेस में, तो बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा वहाँ वैष्णो देवी में रहा कि माँ के आशीर्वाद से हम लोगों ने 4 साल लगातार माता वैष्णो देवी का जागरण, रात्रि जागरण किया हम लोगों ने पूजिका की श्रद्धा चैनल के माध्यम से। जी, पूरे 137 कंट्री में लाइव टेलीकास्ट हुआ। जी, तो दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट। उसके बाद हमारी पोस्टिंग हो गई मणिपुर में। जी, मणिपुर 87 बटालियन में, जब वहाँ पे नागालैंड और मणिपुर में इकोनॉमिक ब्लॉकेट था, जी, इलेक्शन था वहाँ, इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन सब हमारे नेतृत्व में हम लोगों ने किया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। कहीं कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी नहीं हुई।
और उसके बाद मैं हैदराबाद में गया, रंगारेड्डी में, ग्रुप सेंटर रंगारेड्डी, वहाँ से ऑन प्रमोशन में सेंट्रल सेक्टर लखनऊ सीआरपीएफ में ज्वाइन किया, जहाँ भी मैं पिछले 2 साल से लगभग तैनात हूँ। सर एक सवाल आपसे है, चूंकि आप आए दिन प्रतिदिन देखने को मिलता है कि अफसरों को डांट पड़ता है, बड़े अफसरों से और नेताओं से भी डांट पड़ता है। कभी सुनील कुमार जो डीआईजी हैं उनको अपने सीनियर से कभी डांट पड़ा या फिर कोई नेता का पैरवी? हम लोगों के यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जीरो है, जी क्योंकि हम लोग फोर्स से हैं। जी जो भी होता है डीजी लेवल का जो आदेश हम लोग को मिलता है हम लोग वही करते हैं। जी जहाँ डांट की बात हुई, जी इसको 2 तरह से आदमी लेता है। जी डांट होता है, एक होता है मेरी अपनी सोच ये होती है, जी अगर मैं सीनियर हमसे कुछ बोल दिया जी तो हमारे लिए अशोभनीय है वो बात, तो हम ऐसा काम करते ही नहीं है जिससे हमारे सीनियर अफसरों से मुझे डांट खानी पड़े। और अगर कुछ बोल भी देते हैं हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, कैसे उसको हम सही करके आगे उसको प्रस्तुत कर सकें। जी मेरी ये सोच रही है, और मैं आगे भी सभी से यही अपील करता हूँ कि कहीं भी आपका बॉस अगर आपको डांटते हैं या कुछ बोलते हैं, पॉजिटिव वे में लें जी और उससे सीखें और उसको डेप्थ स्टडी करके उनके मंसूबे पे खड़े उतरे आप। एक सर चलते चलते सवाल रहेगा ये कि सीआरपीएफ अब हर चुनाव को करवाने में सक्षम रहती है, चाहे आप पंचायत की बात कर लें, वहाँ भी सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं। ऐसे में सीआरपीएफ के जवान के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? मैं आपको कितना बताता हूँ, चुनौतीपूर्ण रहता है? मैं बताता हूँ, सीआरपीएफ भी एक ऐसी फोर्स है जी जो कि इंटरनल सिक्योरिटी पूरे देश का देखती है। जी इसके अलावा फॉरेन असाइनमेंट में भेजा जाता है सीआरपीएफ को। जी सीआरपीएफ की डिमांड इतनी है, अच्छी है, इतनी लोकप्रिय फोर्स है, इतनी डिसिप्लिन फोर्स है कि 1939 में इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय में हुई थी। उस समय 2 बटालियन थी, जी आज 247 बटालियन है। और हर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की पहली डिमांड होती है सीआरपीएफ। जी जहाँ तक आपने कहा, हमारे सिक्योरिटी ड्यूटी के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी है, जी इलेक्शन है, नेचुरल कैलामिटीज को टैकल करना है, लैंड ऑर्डर है, और इसके अलावा जितनी भी ड्यूटियां हैं, नक्सलिज्म है, और इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, मतलब ऑलमोस्ट 80 to 85% डिप्लॉयमेंट हमारी जो है ऑपरेशनल इलाके में है। जी और हमारे जवान को जो भी ड्यूटी दी जाती है वो बिल्कुल सही तरीका से करते हैं और डिसिप्लिन के तहत करते हैं, जिस कारण से भारत सरकार की पहली पसंद सीआरपीएफ है। जी। एक सर सवाल और रहेगा, आप सीआरपीएफ के डीआईजी हैं लखनऊ का, प्लस उसके साथ-साथ एक अच्छे समाज सेवी हैं। सर ये जो समाज सेवी का आपके पास ये समाज में जो सेवा करने का भावना कहाँ से आया? किससे प्रेरित होकर के ये? हम बचपन से ही अपने पिताजी से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। जी, पिताजी हमारे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में सर्विस करते थे। जी, उनको मैं देखता था बचपन से ही, कोई भी उनके दरवाजे पर हमारे घर पे आता था, वो रोक कर आता था, हंस के जाता था। तो हमने उसी समय, पिताजी जब मेरे जॉब में आने के बाद उन्होंने यही मुझे शिक्षा दी जी, कि तुम जॉब में जाने के बाद तुम्हारे नीचे जितने भी ऑफिसर्स या जवान हैं, कोशिश करना कि वह तुमसे खुश रहे। जी, उसके लिए तुम्हें हो सकता है कि ज़्यादा काम करना पड़े, मेहनत करनी पड़ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, सेवा की भावना मेरे अंदर बचपन से ही थी। जी, कई चांसेस ऐसे आए थे कि मैं कभी स्कूल से आ रहा था, उसके लिए तुम्हें हो सकता है कि ज़्यादा काम करना पड़े, मेहनत करनी पड़ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, सेवा की भावना मेरे अंदर बचपन से ही थी। जी, कई चांसेस ऐसे आए थे कि मैं कभी स्कूल से आ रहा था, देखा एक भिखारी बैठा हुआ, अपना स्कूल का कोट उतार के उसको मैंने पहना दिया। घर आया तो माँ पूछी कहाँ गया, मैं गुम हो गया। पिटाई भी खाया मैं, लेकिन बताया नहीं। तो इस तरह की भावना मेरे बचपन से थी। जी, और मेरा अपना सीधा सा कहना है, हर व्यक्ति अपने कर्म से जॉब पाता है। जी, मानव सेवा से बढ़कर दुनिया में सारी कोई सेवा है, या मानव धर्म से बढ़कर दुनिया कोई धर्म है। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा कि मानव सेवा को पहले ऊपर सर्वोपरि रखें, अपना पद को नीचे रखें। जी, पद आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आप मानव के साथ जुड़े हुए हैं तो आदमी को कमाइए, न कि धन कमाइए या अपने पद को कमाइए। पद के साथ साथ अपने आदमी को कमाइए। मेरा ये उद्देश्य रहा है, इसी सोचते हुए मैं कार्य करता हूँ। इसी संदर्भ में हम लोगों ने जी, ब्रह्म स्थान दरियापुर गोला में जी, माँ ब्लड सेंटर का उद्घाटन किया हुआ था जी, फरवरी 2021 में। जी, 2 साल होने जाएगा फरवरी में। उसमें इसका मुख्य जो क्रेडिट है मुकेश सिसोदिया जी एवं उनकी टीम को जाता है। बट 2012 में हमसे मुकेश सिसोदिया जुड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा था
भैया हम लोग सर ऐसे आपको रोकना चाहते हैं। जहाँ तक आप माँ ब्लड बैंक की बात किए, तो हमको याद आ गया एक किडनी का पेशेंट थे और वो हमको फ़ोन किए कि ब्लड बैंक में बी नेगेटिव था ना? हाँ, बी नेगेटिव ब्लड नहीं मिल रहा है। तो हमारे मित्र थे, चूँकि हमारी जानकारी नहीं थी माँ ब्लड बैंक के बारे में, तो उन्होंने बताया कि आप चले जाइए माँ ब्लड बैंक, और माँ ब्लड बैंक में बी नेगेटिव ब्लड जो इमीडिएटली था, दोनों किडनी उनका फ्लॉप था, तुरंत मिला और एक अच्छा सुविधा के साथ माने एक कहें कि वहाँ मिला। तो इस तरीक़ा से सर आप और कहाँ पे ये जो समाज सेवा कर रहे हैं, और जैसे पटना में आप लेके आए हैं और अदर कहीं? मैं बता रहा हूँ कि जी। मुकेश हिसारिया जी उनकी टीम का सपना था कि ब्लड सेंटर बनाया जाए। जी, वो हमें वो अपने अजय बड़े भाई गार्जियन ग्रुप में हमसे सलाह विचार करते थे जी, और करके हम लोग इस पर एक मुकाम पर पहुँचे और ये उद्घाटन हुआ 2023 में 21 में। जी, उसमें यही बताना चाहेंगे जी, कि इसके अलावा हम लखनऊ में बैठे होते हैं, लखनऊ में किसी को ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, जी, मुकेश हिजारी जी को बोलते हैं तो वहाँ हॉस्पिटल में बात करके दिलाते हैं, बाद में उनको वहाँ से उसकी प्रोवाइड कर देते हैं उसको अपने लेवल पे। तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी है, क्या एक सिस्टम है, जी, सिस्टम तो कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसको। जी, उसके लिए यही है, आज अब ब्लड देते हैं बट उसके बदले हमको डोनर चाहिए, जी, ताकि हम उसको फिर आप देंगे ब्लड तभी तो फिर उसको स्टोर करेंगे, बिल्कुल सर। फिर उसको प्यूरिफाई करके रखते हैं, तो बिल्कुल 100% प्योर है ये। ये जो है नॉन प्रोफेशनल जी, ऑर्गेनाइजेशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे है ये। हम लोग हमारे जो वॉलंटियर हैं अपने आपस में कंट्रीब्यूट करके और इसको चलाते हैं, और इसमें किसी का कोई जो जो सक्षम व्यक्ति है उनको गवर्नमेंट कॉस्ट पे दिया जाता है, जो गरीब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इनको दिया जाता है इसमें ब्लड जी, वगैरह। जी। सर चूँकि अब सर्विस का 5 से 6 साल बचा है आपके पास, उसके बाद क्या इरादा है सर आपका? उसके बाद जो माँ वैष्णो देवी चाहेंगी वो करेंगे। अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने। क्या सर राजनीति में भी? आप राजनीति जैसे से अच्छे-अच्छे लोग भी आवश्यकता राजनीति है। हमारे लिए नहीं है, हम लोग राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे कभी। जी, हम लोग समाज सेवा में ही अपने आप को समर्पित करेंगे। तो ये हमारे साथ थे डीआईजी साहब, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम हमारे लिए राजनीतिक अच्छा चीज़ नहीं है, हम समाज सेवा में ही समर्पित रहेंगे। और इन्होंने साफ शब्दों में वैसे युवा से जो कि सीआरपीएफ में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके बारे में इन्होंने ये भी बताया कि अगर मन में इच्छा शक्ति हो, किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आने से सिर्फ सीआरपीएफ में जॉइन ना कर जाएँ। और जो सीआरपीएफ या आर्मी के बारे में बताया जाता था, लोग बताते थे भी कि कहीं न कहीं इसमें बंद कमरे में पैरवी होता है। इन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा, और सर से फिर अगले बार सर आपसे इंटरव्यू लेंगे लखनऊ में सर। तैयार रहूँगा मैं। तो जय हिंद।